आज हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं सेंटर ऑफ मास, है ना। सेंटर ऑफ मास का रिवीजन करेंगे अच्छे से, सारी चीजें कवर करेंगे। देखो सेंटर ऑफ मास हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, देखा जाए तो मतलब उसके जो एनएलएम में हमने पढ़ा था वहां पर हम ऑलरेडी सेंटर ऑफ मास को ही डिस्कस करते थे। वहां पर हम सारी बड़ी बड़ी बॉडीज को, चाहे वो 1000 केजी की हो, 100 केजी की हो, उसको एक पॉइंट मास माना करते थे। वो जो पॉइंट मास होता था ना, वही सेंटर ऑफ मास था उस बॉडी का। ठीक है। अभी देखो आपको यहाँ पर सेंटर ऑफ मास हमें क्यों जरूरत पड़ती है। देखो एक तो हमने ऑलरेडी MACM ये वाला फॉर्मूला जो देखा है ना, और हमने P=mv देखा, या फिर हम कटार एक कंबाइंड ट्रांसलेशन रोटेशनल मोशन होता है रोटेशनल के अंदर। ठीक है, तो वहां पर भी ये सब चीजें हम देखी जाती है, वहां पर भी हम सेंटर ऑफ मास के मोशन को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो आते हैं वो आते हैं सेंटर ऑफ मास में n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। ठीक है, अगर बहुत सारे पार्टिकल सिस्टम है तो उसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा। तो बेसिकली जब n पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे तो देखो यहाँ पर मैं आपको 3D में सीधे बता रहा हूँ। तो जो 3D में आपका सेंटर ऑफ मास कोऑर्डिनेट होंगे वो XCM I कैप प्लस YCM J कैप प्लस ZCM K कैप, इस तरीके से हम इनको लिखेंगे। अब ये निकालेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। देखो वैसे तो नॉर्मली जो RCM का फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाएगा, अगर बहुत सारे मासेस हैं तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक मासेस में MIRI करना है। जैसे हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में MR² करते हैं, तो ऐसे ही यहाँ पर हमें MIRI करना है सारे मासेस का। ठीक है, तो बेसिकली हमें M1R1 प्लस M2R2 प्लस M3RT अपॉन M1 प्लस M2 इस तरीके से करना है। ये टोटल मास है, ये आपका M1R1 M2R2 वो है। ठीक है, अच्छा अब हमें ये तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हुआ। अगर हमें XCM YCM ZCM निकालने हैं तो XCM के लिए हम क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल MIXI है ना अपॉन M। YCM के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल MIYI अपॉन M। और ZCM के लिए क्या यूज करेंगे, इंटीग्रल MIZI। ये सब इसका मतलब क्या है समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है बेसिकली कि आप जो है सारे सिस्टम के जितने भी मासेस हैं उन सबको ऐड कर रहे हो, M1R1 प्लस M2R2 इस तरीके से कर रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे XCM YCM ZCM हुए। अगर हम इसको कंबाइन करके लिखें तो हमारा ये बन जाता है। अब अगर हम बात करें दो पार्टिकल सिस्टम की, जो सबसे ज्यादा काम आएगा, दो पार्टिकल सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसका फंडा क्या है। दो पार्टिकल सिस्टम के लिए जो सेंटर ऑफ मास है वो बेसिकली क्या होता है, RCM, वो होता है आपका M1R1, जो नॉर्मल फॉर्मूले के हिसाब से होना भी चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा M1 प्लस M2। ठीक है, तो ये तो हो गई एक चीज। ओके, अब बेसिकली लेकिन हम अगर देखें तो आपको जैसे मान लो ये एक मास है, ये एक मास है, ये M1 है, ये M2 है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको किसी एक मास को, क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए क्या करें कि जो एक्सेस हम जहां से ये R ले रहे हैं, ये बेसिकली एक्सेस से लेते हैं हम, जो भी एक्सेस आपने मान ली है, आप क्या मान लीजिए कि एक किसी पॉइंट को, एक किसी पॉइंट मास को, जो भी आपका मास है किसी उसको 0 0 पर मान लीजिए, ओरिजिन मान लीजिए, और फिर वहां से दूसरे को ऑब्जर्व करिए। ठीक है, तो ऐसा करने से क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट 0 हो जाएंगे, तो R1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, उससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इनके बीच में सेपरेशन सपोज R है, तो यहाँ पर अगर आपको RCM निकालना है तो वो कितना आएगा, केवल वो M2R आएगा, है ना, क्योंकि वो तो 0 हो गया, और नीचे M1 प्लस M2 बचेगा। तो इस तरीके से हमारा ये RCM बचा। ओके, और ये RCM आ गया तो बेसिकली आपका अगर आपको मान लो RCM की वैल्यू आपने R1 ली है, ठीक है, मान लो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ पर है। ठीक है, तो बची हुई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R माइनस R1। ठीक है ना, तो M2 से सेंटर ऑफ मास कितनी दूरी पर आएगा, सीधे घटा दो, निकालने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये तो थ्योरेटिकल चीजें हुई। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो हमें अच्छी क्लियरिटी हो जाएगी। तो हमने अभी तक क्या सीखा कि जो R1 है, यानी कि पहले मास से सेंटर ऑफ मास की जो दूरी थी दो पार्टिकल सिस्टम में, वो ऐसे आई। ठीक है, जबकि यही जो फॉर्मूला है, जो R2 आया वो कितना आएगा, वो आएगा M1R। अगर मान लो आप पहले को ऑब्जर्व करोगे तो फिर इस तरीके से आएगा, मतलब दूसरे मास को अगर आप ओरिजिन मान लो या फिर R में से R1 को घटाओ तो आपका इतना बचेगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है क्या क्या, यहाँ पे पहले हमें समझना होगा ये R1 क्या चीज है। R1 जो है वो सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है मास M1 से। ठीक है, सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस है ये, कहां से, मास M1 से, जबकि ये M2 से है। ठीक है, जो हमने यहाँ पर देखा M1 से, जो ये बेसिकली सेंटर ऑफ मास है इस पूरे सिस्टम का। जो R1 थी वो M1 मास से डिस्टेंस थी, और जो R2 है वो आपकी कहां से दूरी है, वो आपकी M2 मास से है। ठीक है, इस तरीके को, हालांकि ये सब थ्योरेटिकल पॉइंट है, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्लियरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आपको ध्यान क्या रखना है कि जो आपका मास और R एक दूसरे के इन्वर्स है यहाँ पर। ठीक है, अगर मान लो आपका मतलब जो अगर आप देखें तो जो अगर MRCM आपका कांस्टेंट है, ठीक है,
तो यहाँ से आप देख सकते हो मास और आपका जो आर है, आर मतलब पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, वो एक दूसरे के इनवर्स है। तो यहाँ से आपका ये एक इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने आती है, m1r2 इक्वल टू m1r1 इक्वल टू m2r2। इसको बेसिकली हम वैसे तो मास मूवमेंट कहते हैं, इसको मास मूवमेंट, जैसे वो होता था ना टॉर्क को हम फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स कहते थे, है ना। और आपका जो एंगुलर मोमेंटम था उसको मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते थे, ऐसे इसको मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। तो m1r1 इक्वल टू m2r2 ये भी कई जगह काम आता है, ये हमें चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। जब आपका मतलब ये बेसिकली समझ में आ गया ना। देखो अगर मास ज्यादा होता है तो सेंटर ऑफ मास पास में होता है, और मास कम होता है तो सेंटर ऑफ मास दूर होता है, ये चीज हमें समझनी होगी, ठीक है। अब हम क्वेश्चंस करेंगे और हमें चीजें अच्छी से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो है वो ये है कि ये हमारा इस तरीके से 2 kg का मास है, ये हमारा 3 kg का मास है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर इसके जो कोऑर्डिनेट है वो दिए गए हैं 2,0, ठीक है। इसको आपको ओरिजिन मान लेना है, इसको 0,0 पर मान लेना है। और एक मास आपका है 5 kg का, जिसके कोऑर्डिनेट 0,3 है, 3 है ये, है ना, 0 नहीं है। और एक मास आपको लेना है 4 kg का, इसके कोऑर्डिनेट आपके 2,3 है, ठीक है। और ये इस तरीके से हो गया पूरा सिस्टम, ओके। तो आपको यहाँ पर बेसिकली क्या बताना है, आपको यहाँ पर क्या बताना है, सिस्टम के सेंटर ऑफ मास, ठीक है। मतलब बेसिकली XCM, YCM आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो कर लीजिए। XCM क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 अपॉन m1 प्लस m2, इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो XCM और YCM हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। अगर आप देखें तो x इसमें ये है, इसका y कोऑर्डिनेट ये है, इसका x कोऑर्डिनेट ये है, इसका y कोऑर्डिनेट ये है, इसका 0,0 है, और इसका x ये है, y ये है। तो XCM कैसे निकालेंगे, XCM होगा m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस डैश डैश डैश, इस तरीके से जोड़ते जाएंगे, और m1 प्लस m2 इस तरीके से इसको भी जोड़ते जाएंगे। तो देखो पहला मास अगर 2 kg का लोगे तो उसका x1 0 है, 3 kg का लोगे तो 2 है, 4 kg का लोगे तो 2 है, 5 kg का लोगे तो 0 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें चीजों को देखना होगा। कोऑर्डिनेट हमें दिए गए हैं, हमें हमेशा कोऑर्डिनेट ही लिखने चाहिए। अगर हम देखें तो इसको कैसे कर सकते हैं, देखो m1 कितना है हमारा, 2 kg है, x1 कितना है हमारा, 0 है, m2 कितना है, 3 kg है, x2 कितना है, 0 है ना, ये 4 kg है, और इसमें x 2 है, ठीक है। अगला मास 5 kg है, उसमें x 0 है, और टोटल मास कितना है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 kg। तो आंसर कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 8, और ये हो जाएगा आपका 14, ठीक है। तो ये आपका 4 इंटू 2 है, और ये 3 इंटू 2 है, 0 नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 6 और 14, मतलब ये आ जाएगा XCM की वैल्यू 1, ठीक है। अच्छा YCM देख लेते हैं। YCM यहाँ पर कैलकुलेट कर लें। पहला मास कितना है, 2 kg, उसके लिए कोऑर्डिनेट 0 है। अगला मास 3 kg, उसके लिए कोऑर्डिनेट 0 है y का। अगला मास कितना है, 4 kg, उसके लिए कोऑर्डिनेट 3 है। और अगला मास कितना है आपका, 5 kg, उसके लिए कोऑर्डिनेट 3 है, और अपॉन टोटल मास कितना है, 14 kg। तो आंसर आ जाएगा 27 अपॉन 14। तो हम कैसे लिख सकते हैं दोनों को, यानी कि हम RCM क्या लिखेंगे, RCM की पोजीशन है 1, 27 अपॉन 14। RCM के जो कोऑर्डिनेट है वो इतने हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे आंसर को मेंशन करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस तरीके से, एक मास हमारा 2 kg का यहाँ पर है, एक मास हमारा 2 kg का यहाँ पर है, और एक मास हमारा 2 kg का यहाँ पर है, ठीक है ना। सेपरेशन इज ए, सेपरेशन इज ए, सेपरेशन इज ए। तो आपको बताना है YCM क्या होगा और XCM क्या होगा, मतलब दोनों ही, RCM बताना है बेसिकली। अब इसमें सब आ गए, XCM YCM ZCM, ठीक है। अब देखो हिंट हिंट के तौर पे बस इतना बताना चाहता हूं मैं कि किसी एक मास को कोऑर्डिनेट ओरिजिन मान लो, 0 0 कर लो, और बाकी दोनों मासेस के कोऑर्डिनेट निकाल लो, ठीक है। कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा बहुत जल्दी। सबके कोऑर्डिनेट लिख लो पहले, ठीक है, और इस तरीके से करने की कोशिश करें। तो देखते हैं कि भाई क्या आंसर यहाँ पे हो सकता है। तो सबसे पहले हम जैसे कि मैंने हिंट बताई थी, तो सबसे पहले किसी एक मास को कोऑर्डिनेट मान लेते हैं, ठीक है, मतलब ओरिजिन मान लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट फिर 0,0 हो गए, तो इसके कितने हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट तो इसका a हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। इस वाले का देखो, इस वाले का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो कितना हो जाएगा, a अपॉन 2, और y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा,
वाई कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, वाई कोऑर्डिनेट मतलब कितना ऊपर है ये, ठीक है। तो देखो कितना ऊपर है, जितनी इसकी हाइट होगी यहाँ से, ठीक है। अब ये कितना कितना होगा ये वाला, अगर ये डिस्टेंस आपकी a/2 है और ये अगर a है, तो ये एक तरीके से परपेंडिकुलर है, तो इसमें से घटा दो, a स्क्वायर में से a²/4 घटा दो और अंडर रूट लगा दो, तो आंसर आएगा √3a/2, ठीक है। तो यानी कि इसका जो कोऑर्डिनेट आया y वाला वो आया √3a/2। ये हमें इसके x और y कोऑर्डिनेट पता चल चुके हैं। अब XCM हमें निकालना है, तो XCM क्या होगा, m1 x1, पहला मास है 2 kg, उसका x1 0 है, ठीक है। दूसरा मास है 2 kg, उसका x1 a है। तीसरा मास है 2 kg, उसका कितना है, a/2 है, ठीक है। डिवाइडेड बाई टोटल मास है 6 kg, तो आंसर कितना आया, आंसर आएगा हमारा 2a प्लस a/6, आंसर आएगा हमारा a/2। तो XCM a/2 बिल्कुल सही आंसर होना चाहिए। YCM कितना आएगा, पहला मास है 2 kg, उसका तो 0 ही हो गया, उसको तो लिखना ही नहीं है, इसको लिख लेते हैं 2 kg इंटू 0, ये भी 0, और अगले का 2 इंटू √3a/2 डिवाइडेड बाई टोटल मास 6, तो आंसर आया हमारा 2 से 2 गया, तो √3a/6। तो इस तरीके से हमारे दोनों आ चुके हैं। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर ऐसे लिखेंगे कि जो RCM है वो हमारा कितना है, a/2 कॉमा √3a/6। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चंस की ओर प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अगली टाइप का है, मतलब टाइप क्वेश्चन का चेंज करेंगे। क्वेश्चन का टाइप है, क्वेश्चन है बेसिकली 2 kg का मास है, ठीक है। एक 2 kg का मास है, एक 4 kg का है, ठीक है, इस तरीके से। ओके, क्वेश्चन ये कहता है कि अगर इनके बीच में सेपरेशन हमने L ले लिया, तो क्वेश्चन ये कहता है कि अगर 2 kg के मास को आपने 8 मीटर डिस्प्लेस किया है इन लेफ्ट, लेफ्ट किधर है, मतलब इधर की साइड, मतलब आपने 2 kg के मास को लेफ्ट में डिस्प्लेस कर दिया है 8 मीटर, ये हमने 8 मीटर डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है अगर आपने इसको 8 मीटर डिस्प्लेस किया है, ठीक है, तो कितना डिस्टेंस से हम 4 किलोग्राम के मास को डिस्प्लेस करें या शिफ्ट करें जिससे सेंटर ऑफ मास पुरानी वाली जगह पर ही बना रहे, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, वैसे तो मैंने जो बताने की कोशिश करी है, 2 kg और 4 kg का मास था, सपोज पहले सेंटर ऑफ मास हैवी मास के पास था, इधर था, ठीक है। अब अगर आपने इस 2 kg के मास को शिफ्ट कर दिया 8 मीटर, तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ मास कहीं कहीं थोड़ा सा और इधर शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा कहाँ शिफ्ट हो गया होगा, क्योंकि दूरी बढ़ी है तो थोड़ा सा आगे से हल्का सा शिफ्ट हो गया होगा, ठीक है। लेकिन हमको 4 kg को भी शिफ्ट करना है, इस तरीके से शिफ्ट करना है कि जिससे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वहीं बनी रहे, तो कितना शिफ्ट करें ये हमसे पूछा है, ठीक है। मतलब सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब हमें नहीं करनी है। तो इस 4 kg मास को और कितना शिफ्ट कर दें और किधर करें, राइट में करें, लेफ्ट में करें, वो सब हमें डिसाइड करना है। तो लेट्स ट्राई कि इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं, हमारा जो सेंटर ऑफ मास था सपोज यहाँ पर था पहले, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पर था। अब अगर आप 2 kg को इधर ले गए लेफ्ट में, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास थोड़ा बहुत यहाँ पर आ गया होगा कहीं, ठीक है। अब इसको पुरानी पोजीशन पर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 kg को शिफ्ट करना पड़ेगा। अब किधर करें, अगर हमने इधर कर दिया, लेफ्ट में कर दिया, तो ये तो उल्टा और आगे चला जाएगा, लेकिन हमको तो सेंटर ऑफ मास को वापस लाना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको राइट में शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है, तभी सेंटर ऑफ मास वापस उसी जगह पर आएगा। अच्छा क्वेश्चन लेकिन ये पूछ रहा है कि कितना शिफ्ट करें, ये आपसे पूछा है कि इस 4 kg मास को कितना शिफ्ट करें। मान लो ये यहाँ पर आ गया 4 kg का, तो अब ये जो शिफ्टिंग है, मान लो x है, तो ये कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो m1 x1 इक्वल टू m2 x2 आपको यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वहीं के वहीं रही, ठीक है। तो हम इसको इजिली यूज कर सकते हैं, मास r के इनवर्स है, ठीक है। चलो तो m1 आपका कितना है, पहला मास आपका 2 kg का, ठीक है, और x1 कितना है, शिफ्टिंग पहले मास की 8 है, दूसरा मास 4 kg का, उसकी शिफ्टिंग कितनी है, x है, तो x का आंसर कितना आ गया आपका, ये आ जाएगा आपका 4 मीटर। आपको x को कितना करना पड़ेगा, 4 मीटर शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हो गया समझ में, हमारी x की वैल्यू हमें पता चल गई 4 मीटर। अब ये राइट में करना पड़ेगा लेफ्ट में, वो कैसे समझना है एक और बार समझ लेते हैं। हालांकि आंसर तो 4 मीटर राइट आ चुका है, बट लेकिन इसको समझना कैसे दोबारा देख लेते हैं। अगर 2 kg का मास था, पहले यहाँ था, ठीक है, या फिर हम अगले पेज पे समझते हैं, ये हमारा 2 kg का मास था। अब ये हम इसको इधर ले गए, तो इसका मतलब क्या है कि मान लो
क्योंकि हाई मास ये है 4 kg का, तो सेंटर ऑफ मास हम इसके पास बना लेते हैं। मान लो सेंटर ऑफ मास पहले यहाँ था, अगर आप 2 kg मास को थोड़ा आगे लेकर चले गए तो ऑब्वियस सी बात है जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है वो थोड़ा सा इधर शिफ्ट हो जाएगा इसी मास की तरफ। मतलब क्योंकि अगर ये क्योंकि दूरी बढ़ गई ना हमारी अब, तो थोड़ा सा, ज्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा शिफ्ट हो जाएगा राइट में, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि राइट में शिफ्ट नहीं होना चाहिए, वहीं के वहीं रहना चाहिए, तो इसको वापस यहीं लाना है। अच्छा, वापस यहीं लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस यहीं लाने के लिए 4 kg मास को शिफ्ट करना है क्वेश्चन के हिसाब से। अब वो पूछ रहा है कि किधर शिफ्ट करें और कितना करें, तो 4 kg मास को किधर शिफ्ट करें जिससे ये वापस इधर आ जाए, तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा इधर से इसको थोड़ा सा राइट में कर दें जिससे आपका सेंटर ऑफ मास फिर से इधर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका 4 kg हम राइट में शिफ्ट करेंगे और कितना शिफ्ट करेंगे, 4 मीटर, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो 4 मीटर राइट यहाँ पर आना चाहिए। अच्छा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग आपने कर दी, देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा है, लेकिन अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि जहां पर सेंटर ऑफ मास की शिफ्टिंग आपने कर दी, तो उस केस में आपको ये यूज नहीं करना है, ठीक है। हालांकि ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सेंटर ऑफ मास के अगले पोर्शन पर आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के लिए। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम में क्या करेंगे, अब की बार मास किसी पॉइंट मास के लिए नहीं है, अब की बार पूरी लेंथ पर, पूरे सरफेस पर या पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूट रहेगा, ठीक है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको हमारा जो आरसीएम है वो तो हमें पता ही है, वैसे तो हमने पढ़ ही लिया है। तो ये कितना होता है इस तरीके से हम जानते ही हैं, ठीक है, सिग्मा, और ये लिमिट हमारी i इक्वल टू 1 से n तक, मतलब जितने भी दिए गए वहां पे आपको जोड़ते जाना है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर अगर एक्सीएम निकालना है तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हम छोटे से मास के लिए पहले निकालेंगे और फिर आपका पूरी रॉड के लिए इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। हमारा एक्सीएम इतना आएगा और जो वाई सी एम है वो कितना आएगा, वो आएगा इंटीग्रल डीएम वाई अपॉन इंटीग्रल डीएम, ठीक है। और जेड सी एम कितना आएगा, ये सारे फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, ठीक है। जेड सी एम आएगा इंटीग्रल डीएम जेड अपॉन इंटीग्रल डीएम। अच्छा, यहाँ से हमें एक चीज समझ में आई होगी, क्या चीज समझ में आई होगी, अगर हमने यहाँ पर x लिखा है तो यहाँ पर भी x लिखा है, यहाँ पर y लिखा है तो यहाँ पर भी y, यहाँ पर z है तो यहाँ पर भी z। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो x y और z है ना, ये कंपोनेंट मतलब कोऑर्डिनेट है बेसिकली, ठीक है। सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है ये, ध्यान रखना। वाई सी एम, वाई जो वाई एक्सिस पर जो वाई कोऑर्डिनेट होगा उसके बारे में बात करी जा रही है, ये जेड बेसिकली सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है, ओके। चलिए, अब जो सारा का सारा खेल होता है ना वो डीएम कैलकुलेट करने का होता है, अगर हमें इंटीग्रल डीएम कैलकुलेट करना आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये सब चीजें हुई। बाकी हमारी जो कुछ सेंटर ऑफ मास होते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स के, जैसे हमारे रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास वैसे तो हमें पता होना चाहिए L/2 होता है, ठीक है। रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास हमारा क्या होता है, L/2 होता है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाते हैं जनरली, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड मास सिस्टम के ऊपर कैसे क्वेश्चन हमें देखने को मिल सकते हैं, जैसे ये हमारी रॉड है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे इसके जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है इस वाले पॉइंट के, और आपका जो क्वेश्चन है वो ऐसा आता है कि अगर इस रॉड की मास m है, लेंथ l है, ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है, जो लीनियर मास डेंसिटी है वो लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट x है। तो आपसे पूछेगा कि सेंटर ऑफ मास बता दो, फाइंड दी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बेसिकली, ठीक है। तो आपको सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है, ठीक है। अब देखो, अब क्योंकि ये पूरी की पूरी रॉड एक ही कोऑर्डिनेट एक ही एक्सिस पर आ गई x पर, तो XCM ही आपको निकालना है, आपको बेसिकली XCM फाइंड करना है, ठीक है। तो YCM तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे, तरीका क्या था y XCM फाइंड करने का, इंटीग्रल डीएम x अपॉन इंटीग्रल डीएम। तो पहले आप डीएम फाइंड करो, फिर x की वैल्यू पे क्या रखोगे, x कोऑर्डिनेट, और आपका इंटीग्रल डीएम में डीएम की वैल्यू रखोगे। लिमिट क्या रखोगे, वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है, ठीक है। तो लिमिट रखोगे 0 से पूरी लेंथ l तक, ठीक है। एक बार ट्राई कर लें और फिर उसके बाद तुम्हें तो हमारा जो डीएम होगा वो होता है लैम्डा dx, है ना। तो डीएम कितना हो जाएगा, लैम्डा की जगह हम लैम्डा नॉट x रख देंगे और dx रख देंगे, तो XCM की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटीग्रल डीएम x अपॉन इंटीग्रल डीएम। तो यहां से इंटीग्रल डीएम की अगर हम बात करें तो लैम्डा नॉट एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी और एक x पहले से था तो x स्क्वायर हो गया है, और अपॉन में इंटीग्रल डीएम, तो लैम्डा नॉट x और dx। लिमिट कहां से कहां तक, अच्छा वेरी कौन कर रहा है, हमने बेसिकली क्या किया है यहाँ पर, हमने एक छोटा सा इसका मास टुकड़ा ले लिया है और ये आपका x डिस्टेंस पर है, ठीक है, यहाँ से। तो बेसिकली वेरी कौन कर रहा है, अब ये डीएम का टुकड़ा कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर भी लिया जा सकता है और यहाँ पर भी, तो 0 से l तक आपका x वेरी कर सकता है। तो हम यहाँ पर जो लिमिट लेंगे वो आपकी कहां क्या लेंगे, 0 से l, और यहाँ पर भी 0 से l, ठीक है।
तो अब यहाँ पे हमने अगर लिमिट ले ली तो बस हमें इसको इंटीग्रेट करना था। तो हमारा जो एक्ससीएम है वो कितना आएगा, यहाँ से लैम्डा नॉट क्योंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वो बाहर आ गई, या फिर आप सीधे सीधे इसको काट ही दो, ठीक है। तो आपका जो अंदर बचेगा वो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर डी एक्स और अपॉन में एक्स डी एक्स, ठीक है। बस इसका इंटीग्रेशन करना था, तो इसकी पावर 3 हो जाएगी क्योंकि एक पावर जुड़ जाती है और जो पावर होती है वो अपॉन में आ जाएगी, ठीक है। ऐसे ही नीचे पावर 2 हो जाएगी, पावर अपॉन में आ जाएगी, इंटीग्रेट करना है बस 0 से एल और 0 से एल, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 2l/3, ठीक है। आई होप सबको समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ थिन रिंग ऑफ यूनिफॉर्म थिन रिंग। तो यूनिफॉर्म थिन रिंग की अगर हम बात करें तो हमारा जो YCM होता है वो होता है 2r/π, ठीक है, ओके। और हमारा जो XCM होता है वो होता है 0, ओके। तो YCM और XCM हमारा एक हो गया, XCM 0, YCM 2r/π हो गया। तो इस तरीके से हमारा जो यूनिफॉर्म थिन रिंग है उसका सेंटर ऑफ मास हमने निकाल लिया है, ठीक है। निकाला नहीं है, बेसिकली हमें ध्यान रखना है XCM हमारा 0 होता है, YCM हमारा 2r/π रहता है, ठीक है। तो XCM हमारा 0 क्यों होता है इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ध्यान रखना, वैसे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है सिस्टम, ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट, देखो ये अगर हमारी एक्स एक्सिस है, ये हमारी वाई है, तो कौन सी एक्सिस के अबाउट ये रिंग सिमेट्रिकल है, वाई के अबाउट या एक्स के अबाउट, तो डेफिनेटली वाई के अबाउट है। तो जिस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होती है उस एक्सिस के अबाउट क्या आता है, सेंटर ऑफ मास 0 आता है। अब ये आपका जो मैंने बताया है बेसिकली ये आपका एक कंक्लूजन है, जब बहुत सारे सिस्टम्स को देखा गया उसके बाद निकाला गया एक रिजल्ट है, कंक्लूजन है। तो ये कोई फंडा नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ आपको जुगाड़ है बताने का कि YCM जो जिस एक्सिस के अबाउट परपेंडिकुलर होगी, बॉडी सिमेट्री होगी, उस एक्सिस के अबाउट सेंटर ऑफ मास हमेशा 0 आता है, ठीक है। तो इसीलिए हमने कहा यहाँ पर उस एक्सिस के उस एक्सिस की जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट, ठीक है। तो वाई एक्सिस के अबाउट तो सेंटर ऑफ मास हमारा आ ही गया कहीं यहाँ पर 2r/π, लेकिन XCM के अबाउट 0 था, ठीक है, एक्स के अबाउट 0 था। जो भी एक्सिस जिसके अबाउट सिमेट्री है उसके जितनी भी परपेंडिकुलर एक्सिस है उन सब के अबाउट सेंटर ऑफ मास 0 होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, तो ये आपको ध्यान रखना है आगे से। अब ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं, तो बेसिकली क्वेश्चंस यहाँ पर कई सारे आ सकते हैं ऐसे तो, ठीक है। एक नॉर्मल सा क्वेश्चन अगर हम कर लें तो मान लो ये हमारा इस तरीके से है और हमारी एक यहाँ पर ऐसे हमने रिंग ले ली और यहाँ पर जो लैम्डा है वो हमारा लैम्डा नॉट एक्स हमें दिया गया है, ठीक है। आपको यहाँ पर हालांकि ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे जनरली तो, बट लेकिन फिर भी हम कर लेते हैं अगर आ भी गया तो, ठीक है। हम क्या करते हैं, आपसे जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि बताइए आपका जो YCM है और XCM है यहाँ पर कितना होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है वैसे तो, 1 मिनट के हिसाब का नहीं है, बट लेकिन आपके थोड़े से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिंग के भी, तो हम इसको कर लेते हैं इसलिए, ठीक है। तो थोड़ी हिंट मैं दे देता हूँ, ऐसे नहीं होगा। देखो बेसिकली हमें क्या करना है, अब हमें इसका छोटा सा एक टुकड़ा ले लेना है हमेशा की तरह, और हमें उसको यहाँ से इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली ये आपका थीटा एंगल ऊपर है यहाँ से, ठीक है। और हमें क्या करना है, हमें जो है यहाँ पर फाइंड करना है XCM सबसे पहले। अब XCM, अब देखो यहाँ पर कोई सिमेट्री तो है नहीं, इसका मतलब कोई 0 तो होगा नहीं। तो XCM कितना होता है, XCM होता है इंटीग्रल DMX अपॉन इंटीग्रल DM, ठीक है। अब यहाँ पर जो इंटीग्रल DM में जो DM होता है वो कितना होता है, जो DM हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कितना, लैम्डा इंटू DX, ठीक है। हम तो ये नहीं जानते कि भाई जो आपका DM होता है बेसिकली वो लैम्डा DX हो जाएगा। अब जो लैम्डा है वो कितना है, लैम्डा नॉट एक्स, ठीक है। तो आपका वो तो बाद में रख देंगे। अच्छा, अब यहाँ पे dx क्या होता है, dx बेसिकली इसकी लेंथ हो जाएगी, और हम किसी भी आर्क के लिए जानते हैं कि जो लेंथ जो आर्क होता है उसके लिए एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। तो बेसिकली एंगल अगर ये d थीटा है तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो एंगल होगा वो आर्क अपॉन इसकी जो रेडियस है, अच्छा रेडियस मान लेते हैं r है, दी भी गई है, मानना क्या है, तो हमारी जो dx है वो r d थीटा आ गई, ठीक है। तो हम यहाँ से इसको रख देंगे आर डी थीटा, तो हमारा जो डीएम है वो आ गया लैम्डा नॉट एक्स आर डी थीटा। तो हमारा ये डीएम आ चुका है। अगर हमारा हमें डीएम मिल चुका है तो हम यहाँ पे डीएम की वैल्यू पुट करेंगे एक्स। मैंने पहले ही बताया था कि जो एक्स है वो आपका बेसिकली क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास का। तो यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, अगर ये हमारी रेडियस है तो इसका ये वाला हिस्सा कितना है, आर कॉस थीटा, तो ये वाली लेंथ कितनी है फिर, आर साइन थीटा। तो क्या हम बता सकते हैं कि इस मास के कोऑर्डिनेट कितने हुए, हम देख ही सकते हैं। आपका जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो तो हो जाएगा आर कॉस थीटा, ठीक है।
और जो y वाला हो जाएगा वो हो जाएगा r sin थीटा। तो हमें दोनों चीज पता चल ही चुकी है। अब हमें बस यहाँ पर कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुट करनी है। तो x कोऑर्डिनेट ये है, तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे r cos थीटा। तो सारी वैल्यू पुट कर दो। तो हमारा जो dm है वो कितना है, लैम्डा नॉट x r d थीटा है ना, और जो x है वो कितना है r cos थीटा, ठीक है। अपॉन में क्या आ जाएगा, सिर्फ इंटीग्रल dm जो हो जाएगा लैम्डा नॉट x r d थीटा, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक लगानी है, लिमिट जो लगानी है वो लगानी है हमारी, क्योंकि यहाँ पर वेरी कौन कर रहा है, आपका जो है वेरी एंगल कर रहा है ना, ये जो थीटा है ना डी थीटा, ये वेरी कर रहा है। ये कहां से कहां तक हो सकता है, जीरो से लेकर बिल्कुल यहां तक हो सकता है। मतलब आप यहां से लेकर यहां तक जा सकते हो बस। तो मतलब जीरो से लेकर आप कितना जा सकते हो, 90 डिग्री तक। 90 डिग्री का मतलब कितना, पाई अपॉन 2 तक। तो जीरो से पाई अपॉन 2, ये भी जीरो से पाई अपॉन 2, ठीक है। बस यहाँ पर वैल्यू पुट करनी। तो इसके आगे को इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो क्या क्या इसमें से कट जाएगा, लैम्डा नॉट एक्स, ये तो कट ही जाएंगे दोनों, ठीक है। ऊपर भी कट गया, नीचे भी कट गया। अब जो रेडियस है इसमें एक आर ये है, एक आर ये है, तो एक से एक काट दो पहले, ठीक है। अब नीचे केवल डी थीटा बचा और ऊपर आपका आर डी थीटा कॉस थीटा बचा। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो हमारा जो एक्सीएम है वो कितना आ जाएगा, ऊपर हमारा जो बचेगा वो कितना बचेगा, ऊपर बचेगा आपका, देखो आर स्क्वायर है ना, एक तो आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर की जगह केवल आर ही बचा, क्योंकि वो तो हमने उड़ाई दिया। तो आर और आपका कॉस थीटा डी थीटा बचा। लेकिन नीचे आपका क्या बचा, जो नीचे बचा वो केवल आपका डी थीटा बचा, ठीक है। जीरो से पाई अपॉन 2 और जीरो से पाई अपॉन 2, ठीक है। अब यहाँ पर हम सॉल्व करें इसको जल्दी से, तो आर को बाहर ले लो, बाकी सब आपका अंदर क्या बचेगा, कॉस थीटा डी थीटा, और नीचे क्या बचेगा, सिर्फ डी थीटा, है ना। अच्छा डी थीटा का अब मुझे बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो डी थीटा का क्या हो जाना चाहिए, थीटा। थीटा कितना है यहाँ पर, पाई अपॉन 2 है। तो ये हटाकर हम सीधे सीधे यहाँ पर पाई अपॉन 2 लिख देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से हम इसको यहाँ पर पाई अपॉन 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर जीरो से पाई अपॉन 2। तो अब हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। हमारा जो cos थीटा है उसका इंटीग्रेशन कितना होता है, sin थीटा होता है, प्लस sin थीटा या माइनस sin थीटा, प्लस sin थीटा। और हमारा ये हो जाएगा पाई अपॉन 2, इधर r बचा और नीचे हमारा पाई अपॉन 2 बचा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन पाई अपॉन 2 कितना होगा, 1 होता है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो आंसर आएगा 2r अपॉन पाई। तो ये हमारा एक्सीएम आएगा, ठीक है। और YCM भी आपका इतना ही आएगा। इसमें सॉल्व करके आप एक बार देख लें रफ कॉपी पर, ठीक है। और आप आराम से देख लें, मैं इक्वेशन बनाकर दिखाता हूं आपको। तो YCM की इक्वेशन क्या होगी, इंटीग्रल डीएम वाई अपॉन इंटीग्रल डीएम, ठीक है। अब इंटीग्रल डीएम में डीएम की वैल्यू कितनी है, लैम्डा नॉट एक्स आर डी थीटा, है ना, यही थी। और y की वैल्यू कितनी होगी, जैसे वहां पर x कोऑर्डिनेट था यहाँ पर y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट कितना था, r sin थीटा, ठीक है, डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट एक्स आर डी थीटा, ठीक है। लिमिट कहां से कहां तक है, क्यों फिर से कौन वेरी कर रहा है, एंगल। तो जीरो से पाई अपॉन 2, और यहाँ पर फिर से जीरो से पाई अपॉन 2, ठीक है। कुछ भी चेंज नहीं करना, बस साइन थीटा की जगह कॉस थीटा की जगह साइन थीटा ले आए हैं। तो अब इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन की जगह कॉस आएगा, सब कुछ सेम आएगा, और आंसर आपका जो आएगा वो इतना ही आएगा जितना एक्स का आया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम चीजों को सॉल्व आउट कर सकते हैं आसानी से। अब देखो सेंटर ऑफ मास हाफ डिस्क का कितना होता है, ध्यान रखना है। जो आधी डिस्क होती है उसका सेंटर ऑफ मास आपको ध्यान रखना है। जो एक्सीएम है वो तो आपका 0 होता है, और वाईसीएम हमारा कितना होता है, 4r अपॉन 3 पाई, ठीक है। 0 क्या होता है, फिर से वही कहानी। अगर हमारी ये डिस्क बनाओ तो इसमें अगर ये वाईसीएम है, तो क्योंकि वाईसीएम जो है इस डिस्क को आधे आधे में बांट रही है, तो एक्ससीएम के अबाउट आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो 0 ही आना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलो अब देखते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ हॉलो हेमीस्फीयर। तो हॉलो हेमिस्फीयर का अगर हम देखें तो हॉलो हेमिस्फीयर का कितना होता है, तो हॉलो हेमिस्फीयर का जो सेंटर ऑफ मास होता है, यहाँ पर जो एक्सीएम और वाईसीएम है उसके बारे में थोड़ा आपको समझना होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर जो एक्सीएम और वाईसीएम है वो बहुत आसान है। वाईसीएम आपका r/2 हो जाएगा, और जो एक्ससीएम है वो 0 हो जाएगा। 0 क्या हुआ, फिर से वही कहानी। मान लो हम बनाए, ये हमारा इस तरीके से हो गया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो ये अगर आप इमेजिन कर रहे हो तो ये आपका इस तरीके से कटी हुई बॉल टाइप का है कुछ, है ना। तो यहाँ पर ये हमारा हॉलो हेमिस्फीयर है। तो इसका जो YCM है वो आपका r/2 हो गया, और XCM हमारा 0 हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं YCM इतना है, XCM इतना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंटर ऑफ मास ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ये जो हो जाएगा सॉलिड हेमिस्फीयर का वो हो जाएगा हमारा 3r/8, और ये हो जाएगा हमारा 0, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा सॉलिड कौन,
तो सॉलिड कॉन का जो होता है वो हो जाएगा हमारा YCm 3H/4, ठीक है। जबकि हमारा जो XCm जो होता है ये हमारा जो 3H/4 है बेसिकली वो टॉप से है, ध्यान रखना। मतलब जैसे हम अगर एक कॉन बनाए इस तरीके से, थोड़ा सही से बना लेते हैं, ये हमारा हो गया, और ऐसे हम एक कॉन बनाए, ठीक है। तो इसमें अगर हम यहाँ पर देखें तो टॉप और बॉटम 2 पॉइंट है, ठीक है। एक है हमारा कौन सा पॉइंट, टॉप। अगर हम यहाँ पर इसको 0,0 ले लें तो हमारा जो टॉप से आपका YCm होगा वो कितना होता है 3R/4, 3H/4, सॉरी R ना कहेंगे H कहेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर H को ले रहे हो, ठीक है। और हमारा जो YCm होता है बॉटम से, अगर टॉप से इतना है तो बॉटम से कितना होगा H माइनस 3H/4, तो कितना आ जाएगा H/4, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बॉटम से अगर हम लेंगे तो H/4 होगा, जबकि टॉप से लेंगे तो 3H/4 होगा, ठीक है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से, मतलब वही है, YCm हमारा 3H/4 है टॉप से, तो बॉटम से कितना है हमारा, इतना है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, और इस तरीके से कोई ज्यादा कठिन चीज यहाँ पे नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे कैविटी प्रॉब्लम्स। तो सेंटर ऑफ मास में कैविटी प्रॉब्लम्स काफी ज्यादा फेमस होती हैं। कैविटी प्रॉब्लम्स की क्या कहानी है, मान लो ये हमारी एक जैसे हम एक नॉर्मल क्वेश्चन की बात करें तो मान लो क्वेश्चन ही करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि एक स्क्वायर, मान लो ये हमारी इस तरीके से एक सर्कुलर लेमिना है, ठीक है। लेमिना मतलब वही डिस्क वगैरह की बात कर रहे हैं। इसमें से हमने क्या किया, एक स्क्वायर होल काट दिया, ठीक है, काट के फेंक दिया, ठीक है। तो इसमें से मान लो स्क्वायर होल हमने काटा, और जो डायगोनल है स्क्वायर के वो सर्कल की रेडियस के बराबर है, ठीक है। मतलब आप ऐसे कह सकते हो कि हमारा ये स्क्वायर है, ठीक है। अब इसकी जो डायगोनल है वो रेडियस के बराबर है, ठीक है। अगर सर्कल की रेडियस हमारी a/2 है तो ये इसकी किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका जो सेंटर ऑफ मास है सर्कल, आपको सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है सर्कल के सेंटर से, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, पहले कुछ सेंटर ऑफ मास था आराम से सर्कल लेमिना का, जब आपने इस स्क्वायर को इसमें से काट कर फेंक दिया तो अब बचे हुए लेमिना का सेंटर ऑफ मास कितना होगा ये हमें बताना है इस वाले पॉइंट से, मतलब सेंटर से, ठीक है। अच्छा, ये वाली डिस्टेंस भी आपकी रेडियस हो जाएगी a/2, तो बस आपको यहां से सेंटर ऑफ मास फाइंड करना है, आसानी से आप कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे करना है, तो देखो बेसिकली थोड़ी सी हिंट ले लेते हैं। अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पर कैसे इसको कर सकते हैं। तो अगर हम सेंटर ऑफ मास निकालने की बात करें तो हम पहले इसको देख लेते हैं कि जो हमारा मास हमारा निकला है वो कितना है, ठीक है। तो जो भी मास हमारा गया है उसकी वजह से निकाल लें, और जो भी हमारा बचा है उसकी वजह से निकाल लें, दोनों को माइनस करते हैं, हमारा आ जाएगा आंसर, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसका जो मास होगा वो होगा कितना, बेसिकली देखो ये तो a/2 डायगोनल है, लेकिन साइड कितनी होगी इसकी, जो साइड होगी वो कितनी होनी चाहिए, अगर a/2 डायगोनल है तो हम जानते हैं डायगोनल जो होता है वो कितना होता है, a√2 के बराबर होता है ना। ए की जगह हम साइड रखेंगे, ध्यान रखना, ए का मतलब साइड होता था, साइड इंटू √2, तो साइड का आंसर कितना आएगा, साइड का जो आंसर आएगा वो a/2√2 आया है ना, यानी कि जो इस स्क्वायर की साइड रही होगी वो a/2√2 रही होगी, ठीक है। तो इस स्क्वायर की साइड कितनी हो गई, a/2√2, ठीक है। चलो अब हमें साइड की जरूरत क्यों पड़ी, इसलिए पड़ी क्योंकि बेसिकली आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चंस में आपको सिग्मा दिया जाता है, हो सकता है सिग्मा ना दिया जाए पर लेकिन जनरली दिया जाएगा। तो मान लो अगर आपको सिग्मा दिया है, सिग्मा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो बेसिकली इसका मास अगर हम निकालें तो कितना होगा, इसका जो मास है वो m2 मान लो, m1 आप सर्कुलर लेमिना का मास मान लो, तो m2 मास कितना होगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। एरिया कितना होगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड का स्क्वायर मतलब a/2√2 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा, सिग्मा a² अपॉन इसका जब स्क्वायर करेंगे तो 8 आएगा, यानी कि हमारा ये वो मास है जो हमने निकाल के फेंक दिया है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा ये मास आ गया, तो क्योंकि सेंटर ऑफ मास तो हम पढ़ ही रहे हैं, तो सेंटर ऑफ मास में हमें दोनों मासेस का सेंटर ऑफ मास निकालना है बस, ठीक है। अच्छा, अब तो इसका मास कितना होगा, इसका भी निकाल लेते हैं, इसका होगा सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। सिग्मा इंटू इसका एरिया कितना है, पाई r², आर मतलब a/a² हो जाएगा, यानी कि इसका जो मास है वो कितना है, सिग्मा पाई a²/4, ठीक है। जबकि इसका इतना है, मतलब ये तो मास वो है जो पूरे के पूरे लेमिना का है, ठीक है, पूरे के पूरे का, जबकि इतना मास आपने निकाल के फेंक दिया, तो बचे हुए का कितना हो जाएगा, इसमें से इसको घटा देंगे, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर देखें तो ये वो पार्ट है जो आपका सिग्मा a² पाई/4 है, ठीक है। और हमने इसको कौन सा मास ले लिया, जो आपका स्क्वायर लेमिना का है, मतलब स्क्वायर का है, ये तो आपका पूरे सर्कल का है, ये आपका स्क्वायर का है, ठीक है। ये वो मास है जिसको फेंका है निकाल के, ये वो है जो आपका पूरे के पूरे सर्कल लेमिना का है। तो यहां से अगर हम देखें
तो हमारा जो इनके बीच का सेपरेशन है वो a अपॉन 4 रहेगा, ठीक है। मतलब बेसिकली इसका सेंटर और इसका सेंटर में कितना गैप होगा, a अपॉन 4 ही तो होगा, ठीक है, a अपॉन 4। ये हम सेंटर को ले लिया है हमने, सेंटर ऑफ मास को ही तो देख रहे हैं हम, ये सेंटर ऑफ मास है बेसिकली दोनों का, ठीक है। ये सर्कल लेमिना का है, ये स्क्वायर का है, तो इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, a अपॉन 4। अब अगर हम देखें तो हमें इनके बीच में सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करना है। अब ये दो पार्टिकल्स मास सिस्टम की तरह हम इसको कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। मान लो आपका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ कहीं है, ठीक है। मान लो ये r1 गैप पर है, तो ये जो r1 है वो कैसे निकालते थे, आपको याद होगा mr2 अपॉन m1 प्लस m2 हमने पढ़ा था, है ना। तो हमारा यहाँ पर वैल्यू पुट करो, एक को आप क्या मान लोगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये दो पार्टिकल मास सिस्टम ही तो हो गया, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर बस वैल्यू पुट करो, जो m था वो क्या था, जो m था बेसिकली वो आपका जो हो जाएगा, आपका कौन सा मास हो जाएगा, ये m2r2 है ना। तो बेसिकली यहाँ पर m2r2 में m2 हमारा कितना है, सिग्मा a स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। लेकिन ये कौन सा मास है, जो माइनस में है, मतलब जो आपने निकाल के फेंका है, ठीक है। और जो r2 है, r2 हमारा कितना है, R2 बेसिकली इसकी पोजीशन ऑफ मास है, मतलब पूरा सेपरेशन है, सॉरी आई मीन टू से R कहना चाहिए हम इसको, M2R। तो R क्या है, पूरा सेपरेशन है दोनों मासेस के बीच में, ठीक है। और M1 और M2, M1 कितना है हमारा, M1 है सिग्मा A स्क्वायर पाई अपॉन 4। तो M2 कितना है, M2 है सिग्मा A स्क्वायर अपॉन 8, ठीक है। ऊपर वाला माइनस में क्यों लिया है, क्योंकि उसको निकाल के फेंक दिया है, ठीक है। इसको माइनस में क्यों लिया है, हमने जोड़ा ही है, लेकिन ये क्योंकि माइनस का था तो इसलिए माइनस यहाँ पर हो गया है। बस हमको इसको सॉल्व करना है और हमारा जो है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन है वो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको देख लेते हैं जल्दी से, ठीक है। ए स्क्वायर और ए स्क्वायर तो कट गए, ठीक है। सिग्मा 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 सब कट ही जाएंगे। ऊपर कितना बचेगा, माइनस a अपॉन 32, नीचे कितना बचेगा, पाई अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 8, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमें चीजों को हैंडल करना है। अगला क्वेश्चन करते हैं कैविटी प्रॉब्लम में। ये हमारा स्क्वायर लेमिना है, ठीक है। इसकी जो साइड है वो आपकी 8a है। क्वेश्चन ये है कि अगर स्क्वायर लेमिना से आपने क्या काट के फेंक दिया है, एक सर्कल डिस्क मान लो काट के फेंक दी है, ठीक है। और इसकी जो रेडियस है वो a है। तो आपको बताना है यहाँ पर कि अब जो नया सेंटर ऑफ मास है वो किधर रहेगा। मान लो पुराना ये आपका इस स्क्वायर लेमिना का सेंटर ऑफ मास है C1, ठीक है। और ये मान लो इसका सेंटर ऑफ मास है C2। तो आपको बताना है नया सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा। इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a है, किसके बीच का, दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच का, ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पर बनाऊं इन दोनों को, तो अगर मैं इसको C1 लिखूं और इसको C2 लिखूं, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो 2a दिया गया है ऑलरेडी। तो आपको बताना है अगर इसको काट के फेंक दिया स्क्वायर लेमिना से, तो बताओ नया सेंटर ऑफ मास कितना होगा, ठीक है। फिर से आपके सिग्मा दी गई है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दोनों के लिए। तो फिर से वही करना है, दोनों के मासेस निकाल लो, m1 और m2 इस डिस्क का, m1 इस स्क्वायर का, और दोनों को निकाल के बस यहाँ पर क्या करना है, मान लो एक पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास, मान लो दो पार्टिकल सिस्टम ये हो ही चुका है ऑलरेडी, और आपका सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, m2r अपॉन m1 प्लस m2। तो लेट्स गिव अ ट्राई। तो देखते हैं कि भाई क्या आंसर हमारा यहाँ पे आ सकता है। तो बेसिकली करना क्या था, इसका मास निकाल लेते हैं, ठीक है। इसका मास सपोज m2 है, इसका मास कितना होगा, सिग्मा इंटू एरिया। सिग्मा तो सिग्मा ही है, एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि भाई ये सर्कल है तो पाई आर स्क्वायर। रेडियस कितनी है, a है, तो पाई इंटू ए स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस वाला मास आएगा क्योंकि इसको निकाल के फेंक दिया है, ठीक है। इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया क्योंकि ये स्क्वायर है तो सिंपल सिग्मा इंटू एरिया, ठीक है। लेकिन एरिया कितना है, साइड 8a है, तो 8a का स्क्वायर कितना होता है, 64a स्क्वायर। ये इसका मास आ गया, ठीक है ना। अब हमें सब कुछ पता चल गया है, बस हमें करना क्या था, हमें जो है ये सेंटर ऑफ मास पहला था, तो यहाँ पर बेसिकली इसका जो मास है वो कितना है, वो है सिग्मा 64a स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो मास है वो कितना है, माइनस सिग्मा पाई ए स्क्वायर। बस करना क्या था, अगर मान लो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर है, क्योंकि ये ज्यादा मास है तो हम इसके पास मान लेते हैं, तो ये सपोज हमारा सेपरेशन R1 है, तो R1 कितना आएगा, mr2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहां पर हमारा बेसिकली अगर हम देखें तो हमारा जो R1 है वो कितना हो जाएगा, mr2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अच्छा, जो मास है वो कितना है, जो मास है बेसिकली, या फिर हम कहें m2r है ना, जो सेकंड मास है वो कितना है, वो है आपका सिग्मा पाई ए स्क्वायर माइनस वाला, है ना। और जो टोटल आर है वो कितना था, 2a था,
ठीक है, डिवाइडेड बाई टोटल मास जोड़ना है। तो पहला मास हमारा सिग्मा पाई ए स्क्वायर है, दूसरा मास हमारा कितना है सिग्मा 64 ए स्क्वायर। ठीक है, बस इसको ऐड करना था, हमारा आंसर आ जाएगा। सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा, अच्छा पाई नहीं कटेगा, सिर्फ सिग्मा कटेगा, पाई बचा रहेगा। ठीक है, ए स्क्वायर कट जाएगा लेकिन। ठीक है, तो आपका ऊपर पाई बचा और 2a बचा, तो हम कह सकते हैं 2a पाई माइनस का, और नीचे कितना बचेगा पाई बचेगा, और इधर कितना बचेगा 64 बचेगा। तो ये इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये माइनस का है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस का 2 पाई ए डिवाइडेड बाई 64 माइनस पाई। ठीक है, तो ये हमारा आंसर मोशन ऑफ सेंटर मास के बारे में थोड़ा सा कहां से पढ़ लेते हैं। आपका कौन से इससे इससे मतलब जिससे पूछा था इस वाले सेंटर से। ठीक है, अच्छा इसके सेंटर से पूछेंगे तो 2 एम से सेंटर मास की अगर हम बात करें तो देखो हमारा यहाँ पर ये तो जैसे यहाँ तक का हमारा आगे एक्सियम और आगे बढ़ते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ, तो यहाँ पर वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास की मोशन तरीके से आएगी। अभी तक हम सेंटर ऑफ मास रुका हुआ पढ़ रहे थे, v1 या फिर हम कह सकते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ेंगे, COLM प्लस m3 v3 है ना, डैश 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, सेम उसी तरीके से। ठीक है, डैश 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 आप चलाते जाओ जितने भी मासेस हैं। ठीक है, और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा ACM आ जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का, तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा m1 a1 प्लस m2 a2। ठीक है, प्लस डैश 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 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 डैश डैश डैश, इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, मतलब सब कुछ वैसा ही है जैसा हमारा एक्सीएम और वाईसीएम हुआ करते थे। ठीक है, अच्छा अब आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर यहाँ पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं है तो सिस्टम का जो मोमेंटम है ना वो कंजर्व्ड रहता है। ठीक है, तो ये आपका एकदम कांस्टेंट रहेगा। तो बेसिकली हम यहाँ पर कह सकते हैं हमारा मोमेंटम कांस्टेंट अगर है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो एम बी है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब एम बी का मतलब क्या है, मास और वेलोसिटी की बात हो रही है। ओके, तो आपको इसको अप्लाई करना है जब सिस्टम पर कोई भी फोर्स नहीं है। ओके, चलिए ये तो हो गया हमारा यहाँ तक। अब क्वेश्चंस करते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन हमारा बहुत बेसिक सा, चले तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है कि आपका एक मास है 2 kg का, है ना, और ये आपका ऊपर की तरफ जा रहा है 2v0 स्पीड से, और एक मास है आपका 1 kg का, और ये नीचे की तरफ जा रहा है v0 स्पीड से। तो आपको यहाँ पर बताना है कि इन दोनों मासेस के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी रहेगी और एक्सेलरेशन कितना रहेगा सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि आपका 2 kg का मास है और ये मास आपका ऊपर चल रहा है 2v0 स्पीड से, 1 किलोग्राम का मास है जो नीचे जा रहा है v0 स्पीड से। तो हमें सेंटर ऑफ मास की स्पीड बतानी है। ठीक है, तो कैसे बताएंगे सेंटर ऑफ मास की स्पीड, फॉर्मूला तो हम जानते हैं m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, वी नो द फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा हमें फॉर्मूला तो पता है बट लेकिन इशू क्या है कि वेलोसिटी एक वेक्टर है। ठीक है, तो बेसिकली आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान इस चीज का रखना है कि जो आपका यहाँ पर बेसिकली अगर इसकी वेलोसिटी ऊपर पॉजिटिव लोगे तो इसकी आपको नीचे नेगेटिव लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखें। तो हमारा मास पहला 2 kg का है और उसकी वेलोसिटी 2v0 है। ठीक है, दूसरा मास हमारा 1 kg का है, उसकी v0 है, डिवाइडेड बाई कितना टोटल मास जो 3 kg है, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा v0 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो v0 आ गया है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं या फिर इसी में पहले एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। ठीक है, एसीएम निकाल लेते हैं। तो एसीएम कितना आएगा m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, तो एसीएम की अगर हम बात करें तो क्योंकि वहां पर कोई और एक्सेलरेशन नहीं है तो सिर्फ कौन सा एक्सेलरेशन है, वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो सिर्फ आपका g है। ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो आपका एसीएम है वो आप यहाँ पे इजिली निकाल सकते हो। लेट्स गिव, तो m1 a1 प्लस m2 a2 डिवाइडेड बाई टोटल मास, टोटल मास तो हमारा वही 3 kg। अब देखो m1 हमारा कितना 2 kg, अब उसकी जो g है अगर हमने नीचे नेगेटिव लिए ऊपर पॉजिटिव लिए तो इसका नीचे g आएगा। ठीक है, m2 कितना है 1 kg, क्या g ऊपर हो सकता है कभी नहीं, तो g हमेशा नीचे ही रहेगा। ठीक है, इसलिए हमेशा माइनस g आने वाला है।
ठीक है, ये चीज यहाँ पर अलग थी वेलोसिटी के कंपैरिजन में। तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, केवल -g आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो जो g है वो हमेशा धरती की तरफ ही रहेगा, धरती के सेंटर की तरफ ही रहेगा। तो अगर हमने नीचे नेगेटिव लिया है तो दोनों केसेस में आपका g माइनस में आएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। अब हम देखेंगे प्लैंक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये कैसी प्रॉब्लम है ये देखते हैं। ये ऐसे क्वेश्चंस आपको काफी देखने को मिल सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या है मुद्दा, यहाँ पर हम यूज करेंगे m1x1 = m2x2। ठीक है, जो हम ऑलरेडी जानते हैं मास मूवमेंट वाला फॉर्मूला। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका सिंपल सा, ये आपका एक प्लैंक है। प्लैंक माने गत्ता मान लो, लकड़ी का टुकड़ा मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी। तो ये लकड़ी का एक प्लैंक है छोटा सा, इसके ऊपर ये एक इंसान है, कोई भी है। ठीक है, मान लो सैर खान है ये, और ये आपका जो सैर खान है इसका मास स्मॉल m है। ठीक है, अब ये चाहता है कि भाई इसकी जो लेंथ है वो l है। अब ये चाहता है, ये आपका पानी में है पूरा, ठीक है, वाटर के ऊपर है ये प्लैंक लकड़ी का, और ये चाहता है कि एक कोने से दूसरे कोने पे पहुंच जाए। तो क्वेश्चन ये पूछता है आपसे कि अगर मतलब ये आपका एक कोने से दूसरे कोने पर पहुंचेगा सैर खान, तो बताओ कि ये जो प्लैंक है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। बस आपसे ये पूछा जाता है। मतलब पहुंचाना हमें सैर खान है, लेकिन प्लैंक भी आपका डिस्प्लेस हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने ऑब्जर्व किया हो कभी, अगर आप नाव में बोट में गए हो, तो जैसे आप बोट पर जाते हो तो बोट पीछे जाती है। तो वो जो पीछे गई, ठीक है, मान लो कुछ भी पीछे से चली गई, तो फॉर एग्जाम्पल आपकी यहाँ पर ये कुछ भी पीछे चली जाती है। बेसिकली मान लो हल्का सा भी पीछे चली गई, मान लो हम x पीछे मान लेते हैं इसको, तो ये सपोज यहाँ पर आ गई। तो अब ये जो जहां पर आई है बेसिकली आपको ये x बताना है। ठीक है, आखिर ये जो प्लैंक है वो कितना पीछे जाएगा। फॉर्मूला वही है, क्यों, क्योंकि सेंटर ऑफ मास कभी शिफ्ट नहीं होता है ऐसे क्वेश्चंस में। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास जब जब शिफ्ट नहीं होगा तब तक आप इसको लगा सकते हो आंख बंद करके। तो m1x1 = m2x2 यहाँ पे कैलकुलेट करना है। x1 क्या होता था, शिफ्टिंग होती थी, ध्यान रखें। तो m1x1 = m2x2, तो इस वाले इंसान की शिफ्टिंग कितनी है, l है। और जबकि नाव की जो बोर्ड सॉरी जो प्लैंक है उसकी शिफ्टिंग कितनी है, x ही है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, इस x को कैलकुलेट करना है बस। ठीक है, तो लेट्स गिव अ ट्राई, लेट्स गिव अ शॉट, एक बार ट्राई करें। तो अगर हम देखें तो हमारा जो m1 है वो हमारा ये स्मॉल m हो गया, और जो x है स्मॉल m के लिए, ये जो इंसान है वो कितना चलेगा। अगर ये x पीछे आ गई तो ये इंसान l - x चलेगा। ठीक है, इज इक्वल टू ये जो m2 है वो बेसिकली क्या है, m2 आपका ये जो प्लैंक था बोर्ड का उसका मास है, और ये कितना चलेगी, ये x ही चलेगी, और आपको x ही पूछा है। तो आंसर कितना आ जाएगा, इसको ओपन करना पड़ेगा पहले। स्मॉल m इंटू एल माइनस स्मॉल m इंटू एक्स इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू एक्स। तो आंसर आएगा स्मॉल m इंटू एल अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल M। ठीक है, तो ये हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा सब लोगों को। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर कैसे आएंगे वो देखते हैं। ठीक है, ये हमारी एक नाव है। ठीक है, ये हमारी एक बोट है। अब बोट के एक कॉर्नर पे ये इंसान है, ठीक है, जिसका मास 65 किलोग्राम है, और एक इंसान है जिसका मास 45 किलोग्राम है। ठीक है, अब इस किसको क्या माने इसको मान लेते हैं हम, कौन इसमें से भारी, हाँ इसको गोपाल मान लेते हैं। ठीक है, और ये 45 केजी मास किसी लड़की का ही होगा, तो इसको चलो ईसा मान लेते हैं। तो बेसिकली ये आपका गोपाल है, ये ईसा है। तो यहाँ पर आपका ये 10 मीटर की मतलब देखो, यहाँ पर ये हमेशा हमें ये जरूर दिया गया होगा कि हमारी जो प्लैंक की लेंथ कितनी है या आपकी बोट की लेंथ कितनी है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही यही है कि एक साइड से दूसरे साइड पर वो जा रहे हैं। तो क्वेश्चन ये है कि आपका व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बोट। जैसे आपका वहां पर प्लैंक का डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर नाव बोट का डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछा गया है। अगर दोनों ऑब्जर्वर जो गोपाल है और जो ईसा है, अगर वो दोनों आपके सेंटर ऑफ बोट पर मिलते हैं, ठीक है, यहाँ पर सेंटर ऑफ बोट पर, इसका मतलब ये भी गोपाल 5 मीटर कवर किया गया होगा और ईसा ने भी 5 मीटर कवर किया होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि बोट का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और बोट का जो वजन है वो 40 किलोग्राम है। और मान लेते हैं कि भाई ये जो बोट है वो आपकी शिफ्ट हुई होगी कहीं भी, आप मान लो आप ऐसे मान लो कि ये एक्स शिफ्ट हुई होगी। ठीक है, क्योंकि गोपाल भारी है तो हम भारी वाली साइड में मान लेते हैं। तो आपकी जो एक्स शिफ्ट हुई होगी, तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि अगर ये गोपाल भी और ये ईसा भी अगर सेंटर ऑफ बोट पर मिलते हैं, तो आपको बताना है कि ये जो बोट है वो कितनी डिस्प्लेस हुई होगी। बेसिकली हमें एक्स कैलकुलेट करना है। अगर यहाँ पर देखो यहाँ पर भी हमें एक्स ही कैलकुलेट करना था। ठीक है ना, तो लेट्स गिव अ ट्राई। तो बेसिकली हम देख सकते हैं आपका यहाँ पर कितना आंसर आ सकता है। देखो, ये जो 65 केजी वाला मास है, तो 65
ठीक है, m1 x1 कितना है यहाँ पर, तो बेसिकली ये जो गोपाल है वो 5 मीटर चलेगा, लेकिन 5 से कम चलेगा क्योंकि ये भी बोट डिस्प्लेस हो गई है। अच्छा, अब ये जो ईसा है ये कितना चलेंगी, ये 45 और कितना होगा, 5 तो है ही है, साथ में x और डिस्प्लेस हुई है, तो 5 प्लस एक्स, ठीक है, प्लस साथ में ये बोट भी है जो आपकी x दूरी कवर कर रही है। तो इस तरीके से हमारा जो इसको कैलकुलेशन करने के बाद आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2/3 मीटर, ठीक है, 2/3 मीटर जिसका आंसर होगा वो सही होगा। चलिए, तो इस तरीके से हम यहाँ पर चीजों को देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिल सकते हैं। क्वेश्चंस तो यहाँ पर और भी कठिन पूछे जा सकते हैं, बट इससे ज्यादा कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, इसी तरीके के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्यूजन ऑफ बॉम्ब के, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ बॉम्ब के जो क्वेश्चन आते हैं वो कैसे आते हैं, बेसिकली देखो बॉम्ब का जो फ्यूजन होता है वो आपका इंटरनल फोर्सेस की वजह से है, ठीक है, यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं, मान लो ये बॉम्ब था आपका, ये दो हिस्सों में टूट गया, 1 केजी और 1 केजी में, मतलब फट गया दो हिस्सों में, 1 केजी और 1 केजी। जो 1 केजी का हिस्सा था वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे निकल गया, ठीक है ना, और जो रिमेनिंग 1 केजी का था वो आपका यहाँ पर जो है आपसे यही पूछा है कि अगर एक केजी का हिस्सा 20 मीटर पर सेकंड से चला गया तो जो दूसरा बचा हुआ 1 केजी का हिस्सा है, शुरू में ये रेस्ट पर था, बाद में जब ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ होगा तब इसके टुकड़े हो गए होंगे। तो दो टुकड़े हुए हैं, पहला टुकड़ा 1 केजी का है जो 20 मीटर पर सेकंड से राइट में जा रहा है, दूसरा टुकड़ा हमें नहीं पता लेफ्ट में जाएगा, राइट में जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, पर वो जाएगा, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी आएगी वो आपसे पूछा है, ठीक है। कॉन्सेप्ट में ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई जो आपका मोमेंटम है वो कंजर्व रहेगा क्योंकि कोई भारी फोर्स इस पे नहीं लगा है, वो सब जीरो है, ठीक है। तो पी इनिशियल कितना हो जाएगा, पी इनिशियल हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि जो शुरू में बॉम्ब था वो रेस्ट पर था, और मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी है ही नहीं तो वो 0 हो गया। पी फाइनल कितना होगा, पी फाइनल होगा पहले टुकड़े का m1b1, तो 1 इंटू 20, ठीक है। पी और इसका कितना होगा हमें नहीं पता, प्लस आएगा माइनस आएगा, तो हम तो नॉर्मली प्लस ले लेते हैं, m1 इंटू वी, तो v कितना आएगा -20। अच्छा, -20, अगर हमने इधर का प्लस लिया है तो माइनस मतलब किधर का, लेफ्ट का, तो आंसर जो है 20 लेफ्ट में आएगा, ठीक है। तो ये अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये एक बम है, ये 2 केजी का और 1 केजी का दो हिस्सों में फट गया। ये आपका शुरू में ही बम 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, ठीक है, शुरू में भी इतनी स्पीड थी। तो आपसे पूछा है कि आपको बताना है बेसिकली कि 2 केजी की स्पीड किधर होगी और कितनी होगी अगर 1 केजी वाले की जो स्पीड है वो आपकी राइट में 10 मीटर पर सेकंड है। शुरू में उसकी कुछ स्पीड थी, ध्यान रखें, तो आपको 2 केजी वाले की स्पीड यहाँ पर पूछी है। करना क्या, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करना है, क्यों, क्योंकि कोई भारी फोर्स नहीं है, ये अपने इंटरनल फोर्सेस की वजह से फटा है। चलो देखते हैं क्या आंसर हमारा आना चाहिए। हम जानते हैं क्योंकि कोई भारी फोर्स है नहीं तो सिर्फ कंजर्वेशन लगाना है। अब शुरू का मोमेंटम कितना है, 3 इंटू 10, क्यों, क्योंकि आपका जो पूरे बम का मास है वो 3 केजी है। पी फाइनल कितना है, m1b1 प्लस m2b2। अच्छा, पी फाइनल कितना होगा, m1b1 मतलब आपका 1 इंटू 10, ठीक है, m2b2 कितना होगा, 2 इंटू वी, ठीक है, सिंपल सी बात है, हमें नहीं पता ना v प्लस है माइनस है, तो v कितना आ जाएगा, प्लस के 10 आएगा। प्लस के 10 आने का मतलब क्या है, जिधर ये उधर ही ये, मतलब 2 केजी वाला 10 मीटर पर सेकंड से आगे जाएगा राइट में, ठीक है। तो जिनका भी ये आंसर आया होगा उनका बिल्कुल सही आया है। इस तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं, बट लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, जब आपका इस तरीके का क्वेश्चन हमें मिल जाता है। मान लो ये एक बॉम्ब है जो 3 हिस्सों में टूटा, ठीक है, 3 हिस्सों का क्वेश्चन हमने कर रहे हैं अब की बार, तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे हैंडल करें, ठीक है। अब की बार ये जो 1 केजी वाला है ये 5 मीटर पर सेकंड पर किसी एंगल पर गया है हॉरिजॉन्टल से, 37 डिग्री एंगल पर, ठीक है, और आपको यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये 10 मीटर पर सेकंड से गया है, ठीक है, और आपको तीसरे हिस्से की वेलोसिटी पूछी गई है। देखो शुरू में तो अपना जो है ये आपका शुरू में जो स्पीड थी वो आपकी कितनी है, शुरू में जो स्पीड है बेसिकली वो इस पूरे बॉम्ब की वो कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है शुरू की स्पीड पूरे बॉम्ब की, ठीक है, ये इनिशियल स्पीड है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम हमारा समझ में आ गया ना, m इंटू वी कर दोगे, पूरा मास 3 केजी और v मतलब शुरू का मोमेंटम 30 है। फाइनल मोमेंटम आपका कितना होगा, एक ये वाला हिस्सा आपका इस तरीके से, ये वाला इस तरीके से, तो आपको तीसरा हिस्सा बताना है कितनी वेलोसिटी से जाएगा और क्या डायरेक्शन में, मतलब बेसिकली आई कैप जे कैप के फॉर्म में आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा जल्दी से। इसको दो कंपोनेंट कर लो, एक आपका एक्स एक्सिस पर, एक वाई पर, एक आई कैप हो जाएगा, एक जे कैप हो जाएगा,
ठीक है। और इनिशियल मोमेंटम कितना हो जाएगा 10 इंटू 3 मतलब 30 आई कैप, और फाइनल मोमेंटम कितना हो जाएगा, इसकी वजह से दो डायरेक्शन है 5 आई कैप और मतलब 5 cos 37 और वो 5 sin 37, एक आई कैप में एक जे कैप में, इसकी वजह से 10 आई कैप, और इस वाले की वजह से हमें पता ही नहीं है तो उसकी वजह से नॉर्मल वी लिख दो, तो आपका आंसर यहाँ पर मिल सकता है आपको। लेट्स चेक इट आउट कि इसका आंसर क्या होगा। देखिए इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, शुरू का मोमेंटम तो हमारा 30 हो ही जाएगा है ना, क्योंकि मास 3 है और स्पीड 10 है, 30 आई कैप हो जाएगा। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, 3 हिस्सों में टूटा है, तो ये वाला जो हिस्सा है उसका हो जाएगा 5 cos 37, और 5 cos 37 कितना होता है, cos 37 की वैल्यू होती है, देखो 10 37 3/4, तो cos 37 4/5, तो हमारा जो आंसर है वो 4 आ गया। फिर ये 4 है तो ये 3 हो जाएगा। तो हमें पता चल गया कि इस वाले हिस्से की वजह से कितना आएगा, इस वाले हिस्से की वजह से मास तो 1 केजी है और स्पीड कितनी है 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप, प्लस जो ये वाला हिस्सा है इसकी वजह से कितनी है 10 आपका ऊपर की तरफ जा रहा है मतलब जे कैप, नीचे वाले की वजह से हमें पता ही नहीं है तो 1 इंटू वी कर दो। तो आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा हमारा वेलोसिटी का 26 आई कैप माइनस 13 जे कैप। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो आंसर है वो 26 आई कैप माइनस 13 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा सब लोगों को। अब हम देखते हैं एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब इन मिड एयर, मतलब बीच में अगर बॉम्ब फट गया तो कैसे क्वेश्चन हमें मिलेंगे। ठीक है, तो देखो मान लेते हैं ये कोई बॉम्ब था जो 3 केजी का था, ओके, और इसकी जो इनिशियल कोऑर्डिनेट थे वो 0,0 थे, ये आपने फेंका 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ठीक है, और ये यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर मतलब प्रोजेक्टाइल करेगा और ये आपका टॉप मोस्ट पॉइंट पर जाकर फट गया। ठीक है, ब्लास्ट हो गया, बूम हो गया। तो आपको यहाँ पर बताना क्या है, आपको यहाँ पर अच्छा ये एंगल, आपको ये जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री दिया गया है थीटा, मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन हो गया एक तरीके से, बस यहाँ पर कॉम्बिनेशन है दोनों का, सेंटर ऑफ मास और प्रोजेक्टाइल। तो बॉम्ब को आपने फेंका था 53 डिग्री के एंगल पर, हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर ये बूम हो गया। तो आपको बताना है 2 केजी का मास जो आपका लोकेटेड है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, मतलब बेसिकली एक हिस्सा जो इसका फटा वो 1 केजी का था जो हैंड टू हैंड नीचे आ गया इसी जगह से, और दूसरा हिस्सा आपका कहाँ गया, दूसरा हिस्सा आपका काफी आगे चला गया। ठीक है, यहाँ पर जो 2 केजी का था, और ये वाला जो हिस्सा था बेसिकली ये आपको मतलब आपको क्वेश्चन ये है कि ये 2 केजी का हिस्सा है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितनी दूरी पर लोकेटेड है। ठीक है, मतलब आपको एक तरीके से पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, ये आपका आना तो यहाँ पर चाहिए था, पर क्योंकि फट गया बॉम्ब, बूस्ट हो गया, आई मीन ब्लास्ट हो गया, तो इस वजह से ये मास यहाँ पर आया है। ठीक है, 1 केजी का यहाँ पर आ गया, 2 केजी का यहाँ पर आ गया, तो ये तो आपका रेंज हो गई यहाँ तक तो। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 2 केजी का जो मास है वो कितनी आगे आया। देखो ये तो आपका रेंज अपॉन 2 पर आया होगा, क्योंकि ये मैक्सिमम हाइट है इस जगह पर, हाईएस्ट पॉइंट है ना ये, इसीलिए तो ये भी रेंज अपॉन 2 हो गया। बस आपको ये वाली दूरी बतानी है, और ये टोटल रेंज प्लस ये इतनी दूरी पर 2 केजी का मास गिरा होगा। तो कैसे बताएं, तो आप यहाँ पर इसको बता सकते हो इजिली। तो सबसे पहले तो ये देख लो भाई कि जो आपका बॉम्ब बचा होगा, जो यहाँ पर देखो 1 केजी का तो नीचे आ गया, तो अब जो यहाँ पर बॉम्ब बचा होगा वो 2 केजी का बचा होगा। तो 2 केजी का जो बॉम्ब है उसकी स्पीड ऐसे हो गई। ठीक है, अब ये स्पीड कितनी है वो तो आप कैसे निकालोगे, m1v1 इक्वल टू m2v2 से, मतलब बेसिकली मोमेंटम कंजर्वेशन से। अब मुद्दा ये है कि हम इसकी ये वाला रेंज कैसे निकालें। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन हो गई अगर आप देखें तो, देखो ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, तो ये एच मैक्स है बेसिकली इस प्रोजेक्टाइल की, और ये जो 2 केजी वाला पार्टिकल है वो 90 मीटर की इनिशियल स्पीड से गया। ठीक है, और ये जो हिस्सा है वो रेंज हो गया। अब आपको रेंज निकालना आता हो तो आप इसको निकाल सकते हो। ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो बेसिकली कितनी होती है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की जो रेंज होती है वो होती है ux इंटू टाइम पीरियड, है ना, इनिशियल मतलब बेसिकली x कंपोनेंट ऑफ आपका u, तो u कितना है, ux हमारा कितना है, हमारा देखो 90 मीटर, जो आपका ux है बेसिकली आपकी जो इनिशियल स्पीड है वो 90 मीटर बेसिकली पर सेकंड आएगी। ठीक है, तो ये कहां से आएगी, ये m1v1 इक्वल टू m2v2 से आएगी। ठीक है, तो 90 मीटर पर सेकंड आएगी, तो ux हमारा 90 है, और टाइम पीरियड कितना होता है √2h/g होता है। तो आपको ये सारी चीजें पहले h फाइंड करना पड़ेगा, h फाइंड करो, तो पहले तो ये v फाइंड करना आना चाहिए कि ये 90 आया कहां से। ठीक है, तो कहां से आया होगा, m1v1 इक्वल टू m2v2 से आया होगा। ठीक है, तो एक बार वो फाइंड करो, तो m1v1 इक्वल टू m2v2 कर लो पहले, तो m1v1 इक्वल टू m2v2,
देखो m1 कितना है, 3 kg है, और उसकी शुरू में स्पीड कितनी थी, 100 थी। वहां पर जाकर कितना बचा, वहां पर जाकर दो हिस्सों में बट गया, 1 kg और 2 kg, ठीक है। तो 1 kg वाले की तो स्पीड आपकी कितनी हो गई, 0, क्योंकि वो आपका 1 kg मतलब स्पीड x में 0 है 1 kg की, ठीक है। वो नीचे आकर यहाँ पर सेटल हो गया। अब आपका जो V2 है, दूसरा वाला मास है, उसकी स्पीड कुछ भी होगी, ठीक है। तो कितनी होगी, यहाँ से आप देख सकते हो, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0 हो गया, और उसको जब उधर ले जाओगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ से, ठीक है। जब इसको आप काट दोगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा बेसिकली वो कितना आने वाला है, वो जो आंसर आएगा। अच्छा, एक और चीज है, ये 100 आपकी किसमें थी, ये टोटल स्पीड थी, लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो मुद्दा क्या है कि ये 100 के दो कंपोनेंट आप कर दोगे, ठीक है। एक हो जाएगा हमारा ये 100 का cos 53 डिग्री, जो कितना आएगा, 60 आएगा, और एक हमारा 80 आएगा। तो देखो यहाँ पे लोचा क्या है कि जो हाईएस्ट पॉइंट होता है ना, वहां पर केवल एक्स कंपोनेंट रहता है स्पीड का, या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि केवल आपकी हॉरिजॉन्टल वाली जो स्पीड है वही रहती है, और जो आपकी वर्टिकल स्पीड थी वो रहती ही नहीं है। तो इसका मतलब आपका ये जो 100 है, इसकी जगह हमें 60 यूज करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमें सिर्फ इसी स्पीड का एनालिसिस यहाँ पे करना है, तो हमारा जो v आएगा वो 90 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया कि v हमारा 90 है, लेकिन हमारा इससे काम नहीं चलेगा, पहले हमें एच मैक्स और निकालना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर टी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। तो हमारा जो यू स्क्वायर, यू कितना हो जाएगा, वर्टिकल वैसे देखा जाए तो हमें यू स्क्वायर साइन स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने 80 ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है। देखो वैसे तो मैक्सिमम हाइट हम जानते हैं कितनी होती है, जो यू परपेंडिकुलर है उसका स्क्वायर होती है ना, अपॉन 2g। तो इसका मतलब हमारा यू परपेंडिकुलर 80 है, 80 का स्क्वायर कितना होता है, अपॉन 20। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो 320 मीटर आएगा, ठीक है। तो अगर 320 मीटर आ गया, तो हमारा 320 मीटर आ गया, तो इसका मतलब ये जो हाइट है ना मैक्सिमम, वो 320 मीटर है। इसका मतलब यहाँ पर 320 रख दो, यहाँ पर जब 320 रखोगे, नीचे 10 रखोगे, तो कितना हो जाएगा, 64, और 64 का रूट मतलब 8। तो रेंज कितनी आएगी यहाँ से, 720 मीटर। तो हमें सब कुछ पता चल गया, रेंज पता चल गया, हाइट पता चल गई। अच्छा, ये रेंज आई कौन सी है, ये भी तो पता चलना चाहिए। ये वाली रेंज वो नहीं है जो प्रोजेक्टाइल की है, ये वो वाली रेंज है, देखो ये वाली, ये यहां से यहां तक, ठीक है। ये वाली रेंज निकाली अभी हमने 720, ठीक है। लेकिन अभी तो लोचा बाकी है, अभी तो हमें ये वाली रेंज भी पता करना है, तभी तो हम r/2 करके इसको जोड़ेंगे। भाई आंसर ये थोड़ी ना है, ये तो सिर्फ मैक्सिमम हाइट से 2 kg की डिस्टेंस आई है, क्वेश्चन ने तो 3 kg से पूछा है। तो अभी r/2 इसमें और ऐड करना पड़ेगा, तो हमें प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालनी पड़ेगी। तो प्रोजेक्टाइल की रेंज निकाल लो। प्रोजेक्टाइल की रेंज कैसे निकालते हैं, या तो ऐसा करो कि भैया यू प्रोजेक्टाइल की रेंज निकालने के लिए 2-3 फॉर्मूले हो सकते हैं। पहला फॉर्मूला हो सकता है जो सबसे बेसिक होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ठीक है। या तो ये यूज करो, लेकिन ये यूज करने में फायदा नहीं है, कारण क्या है, थीटा हमारा 53 डिग्री है, और इसका जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फालतू में 106 डिग्री हो जाएगा, और साइन 106 डिग्री हमें दूर दूर तक नहीं पता है, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला होता है रेंज का कि भाई यू एक्स इंटू टाइम पीरियड कर दो, पर उसका फायदा नहीं है, टाइम पीरियड का फिर लोचा। तो एक और फॉर्मूला होता था 2ux uy अपॉन जी, जो हम बार बार यूज करते आए हैं। हमने रोटेशनल मोशन में भी बेसिकली कोई क्वेश्चन, सॉरी सर्कुलर मोशन भी हमने यूज करा था ये फॉर्मूला, ठीक है। तो ux कितना है साहब हमारा 80, और एक है हमारा 60, और अपॉन 10। तो आंसर कितना आया रेंज का, ये आ गया हमारा 12 और 960 मीटर, ठीक है। अच्छा, ये जो आया है 960 मीटर, ये आपका पूरी रेंज आई है, लेकिन हमें तो r/2 चाहिए। तो 960 का आधा कितना होता है, 480। यानी कि हमारा जो टोटल ये पार्टिकल गया होगा, अगर मैं एक डायग्राम फिर से बनाऊं यहाँ पर प्रोजेक्टाइल का, तो ये आपका इस तरीके से प्रोजेक्टाइल है, और ये पार्टिकल का प्रोजेक्टाइल ऐसे हुआ, ठीक है। आना चाहिए था यहाँ पर, लेकिन वो कूद के गया कहाँ पर, जब उसका ब्लास्ट हुआ तो वो बेसिकली यहां से यहां पर जाकर गिरा, ठीक है। और हमारा ये जो मैक्सिमम हाइट थी, यहां से यहां तक की जो पोजीशन आई, वो हमारी 300, सॉरी कितनी आई है, 700 कहाँ गया, वो 720 आई है। तो ये 720 आई है, ठीक है। तो ये वाली हमारी 720 मीटर आ गई, ठीक है ना। अच्छा, ये 720 है, तो ये रेंज का आधा मतलब 960 का आधा, 960 का आधा मतलब 480, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है टोटल इन दोनों को जोड़कर आएगा 700, और इनको जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, 0, 10 और 1200 मीटर। यानी कि हमारा जो आंसर है वो 1200 मीटर आएगा, ठीक है। तो आई होप आप सबको सेंटर ऑफ मास अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आई होप सबको समझ में अच्छे से आया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर, और अगले सेशन में हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके समरी के बारे में ब्रीफ ओवरव्यू बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि उसमें भी आप अच्छे से सारे क्वेश्चन का रिप्लाई करेंगे। बेसिकली हमने इस टॉपिक के अंदर जो है काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, देखो काफी सारे क्वेश्चंस करे हैं हमने, काफी सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन कर लिया है, तो बहुत सारी चीजें हमने डिस्कशन करी है। ये क्वेश्चन लेंथी नहीं था, ये क्वेश्चन आपका कई क्वेश्चंस का हिस्सा था, मतलब ये एक क्वेश्चन नहीं था, ये कई क्वेश्चन थे, एक को मैच करके ये दिया है। कुछ लोग अगर ऐसा सोचेंगे कि ये क्वेश्चन लेंथी है तो बिल्कुल गलत है। देखो कभी भी इतना बड़ा क्वेश्चन पेपर में नहीं आएगा एमसीक्यूज वाले में, इसके अलग अलग हिस्से आ सकते हैं। देखो क्या हिस्से आ सकते हैं, इसमें हमने कितने पर्पस सॉल्व किए। पहला हमने काइनेमेटिक्स का रिवीजन किया, जिसमें हमने रेंज निकालना सीखा। तो अगर रेंज का क्वेश्चन डायरेक्ट आया तो इन तीनों फॉर्मूला को यूज करना आपको पूछा जा सकता है। दूसरा हमने किया सेंटर ऑफ मास का रिवीजन। देखो तीसरा हमने किया ये वाला एक अलग क्वेश्चन हो गया, ये वाला, ठीक है, एक क्वेश्चन ये अलग हो गया। दूसरा क्वेश्चन ये अलग हो गया, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की रेंज, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैक्सिमम हाइट वाली ये अलग हो गया, ठीक है। और आपका मैक्सिमम हाइट में ये भी पूछ सकता है ना कि 1 kg ने कितना आपकी ये डिस्टेंस कवर करी। और आपका ये एक क्वेश्चन ये हो ही गया, दो तीन क्वेश्चन तो ये हो गए, एक क्वेश्चन ये हो गया रेंज का, 4 क्वेश्चन, ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका ये हो गया, यानी कि हमने एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये लेंथी क्वेश्चन है, ऐसा बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आता है पेपर में, ना आएगा, मतलब इसके अलग अलग हिस्से पूछे जा सकते हैं, ठीक है, छोटे छोटे एमसीक्यूज बनाकर। तो आई होप सबको ही समझ में आया होगा, और अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है।